Hello, my dear students. A very warm welcome in today's class. दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के डिडक्शन के बारे में कंसेप्ट डिस्कस किया था। आज हम अपना अगला कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं, जो है हमारे पास GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन का केस नंबर 8। दोस्तों, अभी तक हमने अपने पास जब भी GAV की कैलकुलेशन निकालना सीखी है तो हमने वो कैलकुलेशन अपने पास केस नंबर 1 में निकालना सीखी। तब हमने बात की प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर की। इसमें हमने अपने पास GAV का फॉर्मूला डिस्कस किया था, याद कीजिए। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल विच एवर इज हायर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने इससे पहले हक के केसेस में हमने अपने पास प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर के बारे में सीखा। फिर याद कीजिए, हमने केस नंबर 2 डिस्कस किया, जिसमें हमने कहा प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। इसमें हमने कहा था कि हमारी GAV निल होगी। फिर हमने अपने पास डिस्कस किया ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में जो यूज फॉर बिजनेस है। हमने कहा ये प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं की जाएगी, PGBP में जाएगी। फिर हमने कहा केस नंबर 4 property which could not be occupied due to employment। हमने इसे बिल्कुल सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह ट्रीट करना सीखा था। फिर हमने कहा केस नंबर 5 डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। हमने केस नंबर 6 पढ़ा प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। फिर हमने अपने पास केस नंबर 7 डिस्कस किया था प्रॉपर्टी रिमेन्ड वेकेंट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। दोस्तों, ये जितने भी केसेस हमने डिस्कस किए, इनकी एक खासियत थी, इन सभी केसेस में प्रॉपर्टी पूरे साल लेट आउट हुई, पूरे साल सेल्फ ऑक्यूपाइड हुई, पूरे साल फॉर द होल ईयर हमने उसे बिजनेस में यूज किया, पूरे साल के लिए हमने उसे अपने पास
ऑक्यूपाई नहीं किया ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट तो फुल ईयर के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया, पूरे साल के लिए डीएलओ, पूरे साल के लिए स्टॉक इन ट्रेड, कंप्लीटेड ईयर के लिए वेकेंट रही थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। आज हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये कहता है कि सोचिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो लेट आउट है फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड है फॉर अनदर पार्ट। देखिए क्या मतलब होता है इस बात का। मान लीजिए मेरे पास एक बिल्डिंग है, एक घर है, और इस घर में 6 महीने तक मैं खुद रहता हूं, तो ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और फिर हमने इसको 6 मंथ्स के लिए लेट आउट कर दिया। अब सोचिए एक प्रॉपर्टी कुछ टाइम के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है और कुछ टाइम के लिए वो हमारे पास लेट आउट है। दोस्तों अभी तक के सभी केसेस में जो प्रॉपर्टी पूरे साल लेट आउट रही वो लेट आउट रही, और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड रही वो सेल्फ ऑक्यूपाइड रही। आज पहली बार हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी साल के कुछ पार्ट में सेल्फ ऑक्यूपाइड है और रिमेनिंग पार्ट में लेट आउट। इनकम टैक्स एक्ट इसमें जीएवी कैलकुलेट करने का हमें एक बड़ा सिंपल सा मेथड बताता है। वो ये कहता है सर आप अपने पास एक्सपेक्टेड रेंट निकालिए, ध्यान से देखिएगा, फॉर द पीरियड फॉर विच property is actually owned by the assessee। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, 6 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड, 6 महीने लेट आउट। तो बताइए हम इस प्रॉपर्टी के कितने टाइम तक मालिक रहे? तो भाई सीधा सा जवाब है इसका 12 महीने के लिए, 12 मंथ्स के लिए। आप एक्सपेक्टेड रेंट लीजिए पूरे 12 महीने का, और फिर एक्चुअल रेंट लीजिए फॉर द पीरियड फॉर विच property is actually let out ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जितने टाइम के लिए आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है उतने टाइम का एक्चुअल रेंट ले लीजिए। दोस्तों सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ध्यान से देखिए, आप अपने पास एक्सपेक्टेड रेंट लीजिए हमारे पास 12 मंथ्स के लिए, और जब आपको यहां पर एक्चुअल रेंट निकालना है तो वो लीजिए फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि हमारी ये प्रॉपर्टी 6 महीने के लिए लेट आउट है। मेरे एग्जाम्पल में देखिए, ये हम इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। एक्चुअल क्वेश्चन में जितने मंथ्स के लिए भी लेट आउट होगा हम उतने मंथ्स का एक्चुअल रेंट लेंगे, और जितने मंथ्स के लिए हमारे पास ओन्ड होगा उतने टाइम का एक्सपेक्टेड रेंट लेंगे। तो ध्यान से देखिए,
इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास हमने एक्सपेक्टेड रेंट लिया 12 महीने का और एक्चुअल रेंट लिया 6 महीने का। एंड विच एवर इज हायर, दोस्तों, विच एवर इज हायर शैल बी द वैल्यू ऑफ GAV। ये हमारे पास जो भी हायर अमाउंट होगा हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। इस तरह से हम अपने पास हमारे केस नंबर 8 में ग्रॉस एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन करके चलेंगे। आइए हम अपने पास इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। Miss Surbi has a house property in Delhi whose municipal value is 1 lakh rupees and the fair market value fair rental value is 1,20,000. It was occupied by Surbi from 1st April to 31st July and with effect from 1st August it was let out at 9,000 per annum per month. Compute income under the head house property. If the municipal tax paid during the year were 20,000 rupees. दोस्तों ध्यान से देखिए, हमारा एक्सपेक्टेड रेंट यहां पर कितना होगा? म्यूनिसिपल वैल्यू है 1 लाख, फेयर रेंटल वैल्यू है 1,20,000, विच एवर इज हायर 1,20,000 रुपए है। एक्चुअल रेंट हमने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है 1 अगस्त से, और क्योंकि 1 अगस्त से लेट आउट किया है इसलिए इसका एक्चुअल रेंट 9,000 पर मंथ के हिसाब से हम अपने पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 8 मंथ्स का ही निकालेंगे। दैट इज 72,000 रुपीज। दोस्तों 1,20,000 और 72,000 विच एवर इज हायर। तो ध्यान से देखिए, हमारी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप GAV। तो हमारी GAV आ जाएगी 1,20,000 रुपए। लेस करेंगे हम म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, ₹20,000। NAV आ जाएगी 1 लाख रुपए। लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV। यह आएगा हमारे पास 30,000 रुपीज। और ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमें अपने पास इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल नहीं बताया जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्वेश्चन में हमारे पास गिवन नहीं है, तो बस इसको माइनस करके हमारी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर ली जाएगी। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज निल, तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी shall be 70,000 rupees. Income under the head house property. तो दोस्तों ये इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। हमें अपने पास बस GAV की कैलकुलेशन के लिए एक्सपेक्टेड रेंट 12 मंथ्स का लेना है और एक्चुअल रेंट लेना है अपने पास सिर्फ उस टाइम का जितने टाइम के लिए हमने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है। आइए एक और क्वेश्चन हम इसका डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। Mr. Saad has a house property in Delhi whose particulars are as under.
म्यूनिसिपल वैल्यू हमें बताई जा रही है 3 लाख रुपए, स्टैंडर्ड रेंट हमें बताया जा रहा है 3,12,000 रुपए, म्यूनिसिपल टैक्स पेड 50,000 रुपए है, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर एक्वायरिंग द हाउस आफ्टर 1 अप्रैल 2010, हमने अपने पास ये लोन 1 अप्रैल 2010 को लिया है, इसका मतलब 1999 के बाद। दोस्तों ये इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है, हमारे पास यहां पर ये बात मैटर ही नहीं करती कि ये प्रॉपर्टी, ये लोन हमने अपने पास 1999 से पहले लिया है या बाद में, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन तो सिर्फ और सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए रेलिवेंट, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए रेलिवेंट होती है, ये प्रॉपर्टी तो लेट आउट है। आगे देखिए, पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन फॉर ओन रेसिडेंस इज 2 मंथ्स और एक्चुअल रेंट हमें दिया जा रहा है 10 मंथ्स का 35,000 पर मंथ। दोस्तों यहां एक इशू ये है कि हमें क्वेश्चन में फेयर रेंटल वैल्यू गिवन नहीं है। ऐसे में सोचिए इस प्रॉपर्टी की फेयर रेंटल वैल्यू कितनी होगी। दोस्तों मैं बहुत सेफली ये मान सकता हूं कि हमारा जो एक्चुअल रेंट है वो एक्चुअल रेंट ही हमारी प्रॉपर्टी का फेयर रेंट होगा। इसका मतलब हमारी फेयर रेंटल वैल्यू 35,000 पर मंथ होगी। इसका मतलब 4,20,000 रुपए। दोस्तों इससे पहले के सभी क्वेश्चंस में हमें फेयर रेंटल वैल्यू गिवन होती थी, और अगर गिवन नहीं भी होती थी तो हम कभी एक्चुअल रेंट के बेस पर निकालते नहीं थे, क्योंकि हमें एक्चुअल रेंट भी 12 महीने का निकालना था, फेयर रेंट भी 12 महीने का निकालना था, तो विच एवर इज हायर तो बराबर ही आ जाता। इसलिए हमने कभी फेयर रेंटल वैल्यू एक्चुअल रेंट से नहीं निकाली। लेकिन अब हमें फेयर रेंटल वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमें फेयर रेंटल वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो ध्यान से देखिए, फेयर रेंटल वैल्यू 4,20,000 रुपए है, म्यूनिसिपल वैल्यू 3 लाख है, विच एवर इज हायर हमारे पास आएगा 4,20,000 रुपए। लेकिन इसे हमें कंपेयर करना होगा स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर। लोअर अमाउंट आ जाएगा 3,12,000 रुपए। दोस्तों एक्चुअल रेंट 35,000 रुपए महीना के हिसाब से निकलेगा, 35,000 इंटू 10, क्योंकि 2 महीने के लिए तो ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये आएगा 3,50,000 रुपीज। तो इस तरह से हमारे पास 3,50,000 रुपीज एक्चुअल रेंट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से जीएवी आ जाएगी 3,50,000 रुपए, लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड, ध्यान से देखिए म्यूनिसिपल टैक्स पेड है 50,000 रुपए का, माइनस करेंगे तो एनएवी आ जाएगी 3 लाख रुपए, लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, 90,000, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हमें 1,60,000 का गिवन है, माइनस करेंगे ये आ जाएगी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, Mr. Sundar owns a house property in Delhi
which was self-occupied by him till 31st July. 31st जुलाई तक एक प्रॉपर्टी मिस्टर सुंदर ने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखी है। अप्रैल में जून जुलाई, इसका मतलब 4 महीने तक हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। देयर आफ्टर इट वॉज लेट आउट एट अ रेंट ऑफ ₹12,000 पर मंथ। फिर हमने इस प्रॉपर्टी को 12,000 रुपये महीना पर लेट आउट कर दिया। ड्यूरिंग द ईयर द असेसी हैज पेड 1,80,000 एज म्युनिसिपल टैक्स, which include 1,50,000 paid as arrears for last year. The other particulars of the house property are as under. हमें बता रहे हैं हमारी रिपेयर्स है 5,000 की, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है 3,000 का, ग्राउंड रेंट ड्यू हमें दिया हुआ है 1,500 रुपये। दोस्तों, इन तीनों में से किसी भी चीज की डिडक्शन हम नहीं दे पाएंगे, ये इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट है। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें यह बताया जा रहा है कि हमारी एक प्रॉपर्टी है जिसको हमने लेट आउट किया है एट अ मंथली रेंट ऑफ 12,000 रुपीज। दोस्तों, म्यूनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हाँ, लेकिन जैसा अभी हमने डिस्कस किया फेयर रेंटल वैल्यू निकाली जा सकती है 12,000 इंटू 12, 1,44,000 रुपीज। ये 1,44,000 ही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा और एक्चुअल रेंट 12,000 इंटू 8, 96,000 रुपीज होगा। ऐसे में दोस्तों एक्सपेक्टेड रेंट 1,44,000, एक्चुअल रेंट 96,000, तो विच एवर इज हायर इज 96,000, सॉरी, विच एवर इज हायर इज 1,44,000। एनएवी आ जाएगी हमारे पास 36,000 नेगेटिव। और दोस्तों याद कीजिए, मैंने आपको बताया था जब एनएवी नेगेटिव होती है तो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं देते। नील हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, दोस्तों इसकी डिडक्शन मिलती तो है लेकिन ये तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो ऐसे में हमारे पास इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी माइनस 36,000 होगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपने पास इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकता हूं 36,000 नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों। मिस्टर हेमंत कुमार इज द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी इन दिल्ली विच वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टिल 30th जून। अप्रैल में जून 3 महीने के लिए इन्होंने प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है। आगे बता रहे हैं फ्रॉम 1st जुलाई द प्रॉपर्टी इज लेट आउट बाय हिम एट अ मंथली रेंट ऑफ 1,50,000। 1.5 लाख रुपए महीना के हिसाब से इन्होंने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया जुलाई ऑनवर्ड्स। इसका मतलब 9 मंथ्स का रेंट इन्हें मिला होगा। 9 मंथ्स का इनका रेंट होगा 13,50,000। ये हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है। ड्यूरिंग द ईयर ही पेड म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ 4,50,000 फॉर 6 years एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर ऑफ हाउस ऑफ 5,40,000 फॉर 3 years। फेयर रेंटल वैल्यू हमें गिवन 9 लाख रुपए की है। म्यूनिसिपल टैक्सेस आर लिवीड एट 7.5% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। दोस्तों क्वेश्चन में हमें म्यूनिसिपल
वैल्यू गिवन ही नहीं है। ध्यान से देखिए, म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन ये म्यूनिसिपल वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हमें म्यूनिसिपल टैक्स बताया जा रहा है कि हमने म्यूनिसिपल टैक्स जमा कराया है 4,50,000 रुपए का फॉर 6 ईयर्स। तो दोस्तों अगर 4,50,000 रुपए 6 साल के हैं तो बताइए 1 साल का कितना? आंसर है 75,000 रुपए। और ये 75,000 रुपए 7.5% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू है। तो दोस्तों $75,000 डिवाइडेड बाय 7.5%, ये आएगा 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए की हमारे पास म्यूनिसिपल वैल्यू हो गई। फेयर रेंटल वैल्यू हमें क्वेश्चन में 9 लाख रुपए की गिवन है। 9 lakhs एंड 10 lakhs विच एवर इज हायर। एक्सपेक्टेड रेंट हमारे पास आ जाएगा 10 लाख रुपए। एक्चुअल रेंट हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि हमें कितना मिला है बताइए, 13,50,000। तो विच एवर इज हायर 13,50,000 होगा। टैक्स हमने दिया है 6 साल का 4.5 लाख रुपए। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हमें बता रहे हैं रिपेयर ऑफ हाउस के लिए हमने दिए हैं 5,40,000 रुपए फॉर 3 ईयर्स। दोस्तों इंटरेस्ट की डिडक्शन बस 1 साल की मिलती है। तो अगर 5,40,000 3 साल का, तो बताइए 1 साल का कितना? तो 5,40,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 3। आंसर इज 1,80,000। क्वेश्चन नंबर 44। ए पार्ट। सबसे पहले जीएवी 13,50,000 लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड, ₹4.5 लाख की मैंने 9 lakhs होगी हमारे पास हमारी एनएवी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन। $270। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हमने अभी निकाला था 1,80,000 रुपीज। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ₹4,50,000 आएगी। तो दोस्तों ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से हम बी और सी पार्ट भी अपने पास कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, मिस्टर राजीव इज द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टिल 31 जुलाई। 4 महीने के लिए ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है।
1 अगस्त से इन्होंने अपने पास इसको लेट आउट किया है, 75,000 रुपीज पर मंथ का रेंट है। तो 75,000 इंटू 8, 75,000 इंटू 8 हमारे पास रेंट आ गया। 75,000 रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपए हमारे पास, सॉरी 6 लाख रुपए हमारे पास 8 महीने का एक्चुअल रेंट है। म्यूनिसिपल टैक्स इन्होंने पे किया है 1.5 लाख रुपए 3 साल का। तो अगर 1.5 लाख रुपए 3 साल का है तो 1 साल का आप निकाल सकते हैं, 50,000 रुपए होगा। 6.25% के रेट से ये टैक्सेस लगे हैं। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 8 लाख रुपए हमारी म्यूनिसिपल वैल्यू है। आगे देखिए, म्यूनिसिपल वैल्यू हमें क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट कर ली है। फेयर रेंटल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वो हम एक्चुअल रेंट के बेसिस पर निकाल सकते हैं। 75,000 इंटू 12 इज 9 लाख रुपीज। दोस्तों एक्सपेक्टेड रेंट 9 लाख और 8 लाख विच एवर इज हायर 9 लाख हो जाएगा। एक्चुअल रेंट 6 लाख रुपए है, तो यहां से हमारे पास हमारी GAV निकल कर आएगी 9 लाख रुपए। म्यूनिसिपल टैक्स इन्होंने दिया है 1.5 लाख रुपए का, और इंटरेस्ट इन्होंने दिया है 5 लाख रुपए का। लोन रिपेयर के लिए लिया गया था, लेकिन दोस्तों ये बात इररेलेवेंट है, याद रखिएगा। सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में रिपेयर के लोन का इंटरेस्ट 30,000 पर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, और किसी भी केस में इंटरेस्ट के ऊपर कोई मैक्सिमम सीलिंग नहीं है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें इस फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। आइए बी पार्ट। तो GAV आ जाएगी 9 लाख रुपए, म्यूनिसिपल टैक्स है 1.5 लाख रुपए का, 7,50,000 रुपीज। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 75,000 का 30%, 7,50,000 का 30%, 2,25,000 रुपए, और इंटरेस्ट है 2.5 लाख रुपए का। माइनस करेंगे तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी 2,75,000 रुपए। दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास C और D पार्ट है। ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हमने अपने पास इसमें आपको दिया है। आप अपने पास C और D पार्ट की ज़रूर प्रैक्टिस करें, और अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप सॉल्यूशन रेफर कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे इसके लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर। मोबाइल नंबर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पास पहले से होगा, नहीं तो ये नोट्स में हर पेज पे लिखा हुआ है। आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं इसके डाउट आपको वॉइस नोट के थ्रू क्लियर कर दूंगा। तो ये इस तरह से हमारे पास हमारा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने का केस नंबर 8, दोस्तों 8th केस खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने का हमारा 9th केस डिस्कस करेंगे, लास्ट, वेकेंसी। अगर हमारे पास प्रॉपर्टी वेकेंट हो तो GAV की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। टिल देन बाय बाय।